हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हम्म, आवाज आ रही है जी मेरी? साउंड आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अपना साउंड वहां से ना बंद कर लेना। पहले आपने बस आते ही ये काम करना है कि अपनी ऑडियो वहां से ना एक बार बंद कर लेनी है, क्योंकि फिर पूरे सेशन में डिस्टरबेंस होती रहती है। और लास्ट सेशन मेरे ख्याल से हमारा बीच में ही बंद हो गया था, वो 40 मिनट कंप्लीट हो गए थे ना। ठीक है, तो जिन जिन के डाउट्स लास्ट सेशन के अंदर पेंडिंग थे, तो उनके डाउट्स अब भी ले लेंगे हम। और बाकी वो सेशन मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाल दिया है। ये किसी की ऑडियो हो रही है, ऑडियो बंद करो, पहले ऑडियो बंद करो। ऑडियो बंद करो। ऑडियो बंद करो सारे पहले फटाफट से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। एक सेकंड बस, मैं डाउट्स अभी लेने स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार पहले ना अपनी ऑडियो बंद कर लो सारे, वहां से म्यूट कर लो अपना। चलो री, म्यूट कर लिया सबने? चलो री, अब मैं डाउट्स लेने स्टार्ट करता हूँ। बताओ री, सबसे पहले किसका डाउट है? सर हाँ जी, आप बताओ। रेडमी, जिसके ऊपर रेडमी लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे जो सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, बोलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। हेलो जी। सर मेरा डाउट ये था कि सप्लाई के चैप्टर में जो एक्शनेबल क्लेम्स है ना, हाँ जी। सर वो एक्चुअली गुड्स में कवर हुआ था हाँ। और नेगेटिव लिस्ट से बाहर निकाल दिया एक्शनेबल क्लेम्स को, हाँ जी। एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड हम्म ग्रैम्बलिंग। हम्म। तो वो लॉटरी बेटिंग एंड ग्रैम्बलिंग गुड्स है या सर्विसेज है? नहीं, वो तो गुड्स में कवर होगा ना। तो उसे गुड्स के जैसा ट्रीटमेंट देंगे? हाँ हाँ हाँ, सेम गुड्स का ट्रीटमेंट देंगे उसको, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम गुड्स में कवर है। और एक्शनेबल क्लेम में सब कुछ बाहर निकाल दिया, बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी को छोड़ के। तो एक्शनेबल क्लेम में ही जो आपका, सॉरी, बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी जो होंगे, वो मैं गुड्स का ट्रीटमेंट देके चलना उसको। ओके सर। सर और एक ये डाउट था कि डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, नील रेटेड और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या है? देखो, जीरो रेटेड सप्लाई एक अलग चीज है। बाकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई जो है, ये सेम कैटेगरी में आती है। ठीक है। अब इन दोनों के अंदर मेजर फर्क क्या है, क्योंकि आप में से ना बहुत सारे अच्छा। बच्चों को डाउट ही होगा, जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, उनमें से ना बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जो आपका जीरो रेटेड सप्लाई होती है और जो नील रेटेड या एग्जम्प्टेड सप्लाई होता है, इन दोनों के अंदर मेजर फर्क क्या होता है। तो इन दोनों के अंदर ना मेजर फर्क ये समझ के चलना कि अगर कोई भी सप्लाई मेरी नील रेटेड है, या वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, या वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो इस केस में ना मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये माउस पड़ा हुआ है, ठीक है नी। अब ये माउस पड़ा हुआ है। हाँ अब ये माउस बना किस होगा? प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है नी। और हाँ। मान लो ये माउस ना, इस माउस पर रेट क्या है? नील रेट है, मतलब इस माउस पर जीएसटी लगेगा नील रेट से। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है, इसको बनाने में जो भी तुमने प्लास्टिक यूज किया होगा ना, उसका तुम्हें आईटीसी मिलेगा नहीं। 17(5) में एग्जम्प्टेड सप्लाई और नील रेटेड का आईटीसी ब्लॉक है। ठीक है। बट अगर मैं हाँ इस माउस को हाँ। एक्सपोर्ट कर देता हूं, अगर मैं इस माउस को एक्सपोर्ट कर देता हूं, या एससीजेड को सप्लाई करूंगा, इसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। तो उस केस में क्या होगा? इस प्लास्टिक पर जो मैंने जीएसटी पे किया होगा ना, उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा और फिर मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा। ठीक है, क्लियर है डाउट जी? हाँ हाँ। ठीक सर है। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोले तो? कौन सा? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इंट्रास्टेट सप्लाई को इंटरस्टेट मान लेना और इंटरस्टेट सप्लाई को इंट्रास्टेट मान लेना। आपने रिफंड के चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर हम इंट्रा को इंटर मानते हैं या इंटर को इंट्रा मान लेते हैं, तो उस केस में हमें रिफंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब हमने गवर्नमेंट को जीएसटी गलत पे कर दिया, तो फिर वहां से वापस लेके हमें नॉर्मल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा।
ठीक है, एक तो प्लीज यार ये बीच में ना ऑडियो और बंद कर सर लो, ये मैं हाँ डाउट सबके ले लूंगा, बट एक बार प्लीज ऑडियो बंद कर लो जिन जिन की ऑडियो ऑन है। मैं अपने आप यहाँ से आपको बुला लूंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आपकी ऑडियो ऑन होती है ना फिर पूरा सेशन खराब हो जाएगा बिना बात का। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी, अब बोलो दोबारा से। सर इसमें an individual buys a car for personal use and after a year sells it to a car dealer. तो क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि किसके एंगल से वो सप्लाई चेक करना है, तो नहीं, वो फिर हम क्या ऑलवेज आंसर दें? ऑलवेज मेरे एंगल से बात करेगा जिसने वो सप्लाई की है। और वेदर क्रेडिट पॉसिबल इन केस ऑफ TDS और TCS? क्रेडिट टीडीएस और टीसीएस का, हाँ हाँ यस, वो बाद में सेट अप हो जाता है, उसका मिल जाएगा। मतलब रिटर्न में TDS और TCS बताना पड़ेगा जो हमने पे किया है। यस यस यस, उसके बाद जो आपका नेट जीएसटी होगा फिर वो आपको देना पड़ेगा। और सर लास्ट डाउट ये था कि बार्टर और एक्सचेंज में मेजर फर्क क्या कितने है? क्वेश्चन? ये दीक्षा दीक्षा अपनी ऑडियो बंद कर लो। हाँ जी, बार्टर और एक्सचेंज के अंदर मेजर फर्क ये होता है, बार्टर का मतलब ये होता है गुड्स के बदले गुड्स, या गुड्स के बदले में सर्विस, सर्विस के बदले में सर्विस। ये बीच में कौन बच्चा ऑडियो ऑन करके बैठा है? बार्टर का मतलब ये होता है गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले में सर्विस, सर्विस के बदले में सर्विस, या सर्विस के बदले में गुड्स, इसको नॉर्मली हम बार्टर बोलते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने आपको गाड़ी दी है, ठीक है जी, आपने बदले में क्या दिया कि कुछ मुझे इन काइंड में दिया, कुछ मुझे मनी फॉर्म में दिया, तो उसको नॉर्मली हम एक्सचेंज में कवर कर लेते हैं। और सर ये आपने ने क्या लाइव सेशन में बताया था कि अगर पार्टीशन हो रहा है HUF का, तो कर्ता की वाइफ डिमांड नहीं कर सकती HUF का पार्टीशन, पर अगर को पार्टनर्स की वाइफ अगर डिमांड करी है तो HUF का पार्टीशन होगा? देखो, अगर को पार्टनर की वाइफ भी मतलब को पार्टनर के अंदर कवर होती है फिर तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो और बताओ किसके, संचित, सचिन, सचिन। यस सर, यस सर। हाँ जी, हाँ जी, सर बोलो। आपने जो 9.3 और 9.4 बताया था, हाँ जी, तो सर 9.3 में तो गुड्स और सर्विस नोटिफाई होते हैं और 9.4 में गुड्स और सर्विस और पर्सन भी नोटिफाई होते हैं। ठीक है। तो सर 9.4 तो समझ में आ रहा है कि वहाँ पर्सन नोटिफाई है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को देगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन सर उस हिसाब से 9.3 में भी तो पर्सन नोटिफाई हो रहा है कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट केशव नट्स की सप्लाई करेगा तो ही रिवर्स चार्ज होगा, अगर कोई और करेगा तो नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इधर सुना ध्यान से। देखो, अगर 9.3 Yes, का बेयर लॉ पढ़ोगे, 9.3 का बेयर लॉ Yes, पढ़ोगे, sir. उस बेयर लॉ में साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन निकालेगी, और उस नोटिफिकेशन में वो क्या करेगी, गुड्स और सर्विस नोटिफाइड करेगी जिस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। Yes, sir. 9.4 ने क्या बोला है, 9.4 के बेयर लॉ ने खुद ही बोल दिया कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को किसी नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विस की सप्लाई करेगा तब रिवर्स चार्ज लगेगा। Yes, sir. ठीक है, तो 9.3 का जो बेयर लॉ है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम नोटिफाइड करेंगे गुड्स और सर्विस, और 9.4 का बेयर लॉ बिल्कुल क्लियर है कि हम पर्सन भी नोटिफाइड कर रहे हैं और गुड्स और सर्विस भी नोटिफाइड करेंगे। बट जब 9.3 की इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला है कि ये वाले गुड्स और ये वाले सर्विस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, बट वो रिवर्स चार्ज तब लगेगा अगर सप्लायर ये होगा और रिसिपिएंट ये होगा। तो इट मींस वो नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि सप्लायर ये होना चाहिए, रिसीवर ये होना चाहिए, तो उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, वो 9.3 में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 9.3 ने क्लैरिफाई अच्छा किया। अच्छा, ओके सर, मतलब एक्ट में नहीं किया है। यस यस, एक्ट में क्लैरिफाई कहीं भी नहीं है, एक्ट में सिर्फ उसने बोला नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विस। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। शुभांगी, शुभांगी, हाय सर। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, बोलो। हेलो। हाँ जी, सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। हाँ सर, थैंक यू सो मच। पहले तो आपके मैंने सारे वीडियोस देखे, मुझे जीएसटी कुछ भी नहीं आता था, बट मैंने आपके रिवीजन क्लास और सारे वीडियोस लिए, तो उसके लिए सही में थैंक यू। थैंक यू जी, जितना थैंक वेलकम। यू बोलो उतना कम है सर। ओके सर, मुझे डाउट था। हाँ जी, एक आपका क्वेश्चन बैंक में का क्वेश्चन नंबर 58 है, इसमें कंपोजिशन लेवी स्कीम है,
इसमें हम लोग नॉर्मल नेवी स्कीम में हम लोग जीएसटी यहाँ लेस किए, यहाँ जीएसटी लेस नहीं करते, तो ये परचेज, बुक कीपिंग और अदर कॉस्ट है सर, ये माइनस होगा क्या नेट रेवेन्यू में से? जिसके अंदर दोनों का डिफरेंस बता रखा है। हाँ डिफरेंस बता रखा है वो। उसमें ना बुक कीपिंग कॉस्ट जो है वो वहां पे ना गलत लिखी हुई है, वो सही कर लेना वहां पे। अच्छा हाँ okay. वो करेक्शन है उसकी वहां पे। बाकी माइनस करने के बाद देखो वहां पे मेरे ख्याल से आपका मेरे ख्याल से 50,000 रुपए का जीएसटी लाइबिलिटी आ रही होगी कंपोजिट स्कीम वाले में। हाँ सर, हाँ तो वो रिवेन्यू का 5 लाख आ रहा है। वो रिवेन्यू का ना 1% निकाला है। अच्छा 1% ना। हाँ हाँ सर, जी तो सर ये ट्रेडर है इसलिए इसका 1% लिया है क्या हमने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर ये रेस्टोरेंट सर्विस होता तो फिर इसका 5% लेते थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओके। और सर दूसरा डाउट ये था कि वो अदर देन रेस्टोरेंट मीन अगर रेस्टोरेंट के सर्विस के अलावा कोई और सर्विस दे रहा है तो भी 5% चार्ज होता था उसमें? नहीं 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 नहीं, अगर रेस्टोरेंट की सर्विस के अलावा कोई दूसरी सर्विस देगा, देखो दो केस होते हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा हूँ, साथ में कोई दूसरी सर्विस भी देना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उस केस में दूसरी सर्विस पर लगेगा 1% और रेस्टोरेंट की सर्विस पर लगेगा 5%। बट अगर मैं रेस्टोरेंट की सर्विस नहीं दे रहा, मैं कोई दूसरी सर्विस दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आप कुछ घंटों के बाद ना आप सब बच्चे सीएस बनने वाले हैं। अब सीएस बनने के बाद ना आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कंसल्टेंसी की सर्विस देंगे। तो जब आप लोग कंसल्टेंसी की सर्विस दोगे ना, तो जब आप कंपोजिट स्कीम लोगे तो आपके ऊपर फिर वो 6% वाला रेट लग जाएगा, जो नई स्कीम है सर्विस वाली। अच्छा ओके, तो उसमें 6% का रेट लगेगा। यस ओके। और सर अगर प्रोफेशनल सर्विस कोई दे रहा है तो उसको हम लोग सप्लाई में काउंट नहीं करते क्या? एक एग्जांपल था कि एक सीएस है वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी, तो उसको सप्लाई में काउंट नहीं करते क्या? नहीं, बिल्कुल काउंट करते हैं अगर वो कंसिडरेशन ले रहा है। अच्छा कंसिडरेशन ले रहा है तो, और वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है तो फिर तो 7(1) के हमें चेक करना पड़ेगा ना, 7(1) के कौन से पैरा में कवर होगा। देखो पैरा 1 में तो कवर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सर्विस है। पैरा 2 में कवर हो सकता है अगर वो रिलेटेड पार्टी को सर्विस दे रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके ठीक है सर। सर एक और लास्ट डाउट ई वे बिल में था सर, वो एक बार वैलिडिटी का बता दीजिए ना प्लीज। ठीक है, ई वे बिल का देखो वैलिडिटी की जो है, हाँ हाँ ठीक है मैं बता देता हूँ। अच्छा एक बात ना, पूरी फैमिली जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ना, प्लीज एक बार सुन लेना। सबने जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास जरूर देखनी है। अमेंडमेंट्स काफी सारी आई हैं, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आई हैं, और आपके जुलाई के एग्जाम में ना बहुत सारे रहेंगे। ऐसा मैं पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना माइंड में गलत फहमी ये होती है कि सीएस के एग्जाम में अमेंडमेंट्स इतनी आती नहीं है, सीए के एग्जाम में आती है। तो पहली बात तो ये थिंकिंग ना अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट में कौन सा बच्चा अफवाह फैला रहा है कि जो ये बात बोल रहा है कि अमेंडमेंट में सिर्फ नहीं बनता, ये बनता वो बनता। आपको मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने सारी अमेंडमेंट देखनी है, क्योंकि अमेंडमेंट्स काफी सारी है। अमेंडमेंट में से क्वेश्चन बन सकते हैं, बात ध्यान देना, ठीक है जी। और वो अमेंडमेंट मैंने मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया, आप सबको पता होगा। ठीक है। अब सुना ध्यान से। अब जो बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है ना, डाउट ये पूछा कि सर जो ई वे बिल के अंदर वैलिडिटी पीरियड है उसमें क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, वो समझा दो। देखो ई वे बिल के अंदर ना दो केस ध्यान रखना। आपको मैंने पहले भी कहा था, ई वे बिल वैलिड कितने टाइम तक रहेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी कार्गो टाइप कौन सी है और डिस्टेंस कितना है। ठीक है। अब अगर कार्गो टाइप का मतलब क्या है, अगर नॉर्मल कार्गो है, अगर कोई नॉर्मल कार्गो है तो उस केस में 100 किलोमीटर तक एक दिन वैलिड रहेगा, और अगले 100 किलोमीटर उसका एक दिन हम और इंक्रीज कर देंगे। अब बच्चा कहता है सर हमें ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो नॉर्मल कार्गो है और 250 किलोमीटर हमें जाना है, तो ई वे बिल कितने दिन तक वैलिड रहेगा? 3 दिन तक। 3 दिन क्यों? 200 किलोमीटर 2 दिन पूरे, और 50 किलोमीटर जो ओवर पार्ट होगा ना वो भी एक दिन पूरा बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड आता है ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मोडल कार्गो। चिराग प्लीज अपना ये ऑडियो बंद करो, ठीक है जी। अब एक होता है मल्टी मॉडल कार्गो या ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब देखो मल्टी मॉडल कार्गो का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो मैंने दिल्ली से ना जयपुर जाना है। अब अगर मैंने दिल्ली से जयपुर जाना है तो उसमें फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली से जयपुर जाना है, उसके अंदर मैंने क्या किया, कई सारे व्हीकल मैंने यूज किए, और उसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक वेसल भी यूज किया या एक मैंने शिप यूज किया। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर वो मल्टी मॉडल कार्गो है विद वेसल वाला है तो 20 किलोमीटर तक वैलिडिटी एक दिन की होगी, अगले 20 किलोमीटर में एक दिन उसका और आ जाएगा। और एक होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब क्या होता है?
ओवरलोड नहीं मैंने कहा, ओवर डायमेंशनल का है, मतलब ऐसा कार्गो जैसे फॉर एग्जांपल सरिया जाता है। अब आपने कभी देखा होगा सरिया जो ट्रक में जाता है ना, वो सरिया क्या होता है, ट्रक से नॉर्मली बाहर आ रहा होता है, तो वो होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो उस केस में भी क्या होगा, 20 किलोमीटर जो होगा ना वो एक दिन, और फिर अगले 20 किलोमीटर एक दिन और आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? सर। हाँ हाँ सर। ठीक सर है। एक और एक पूछना था कि जो 17.5 में हमने ब्लॉक करके रखा है उसका आईटीसी हमको नहीं मिलता है, तो वो जब जीएसटी पे करने जाता है तब वो क्लैरिफाई हो जाता है क्या कि ये ब्लॉक आइटम्स है तो इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा करके? देखो ऐसे क्लैरिफाई नहीं होता, मतलब जहां पे आप मान लो आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, हाँ हाँ। ठीक है, ब्लॉक का भी आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, और अगर बाद में गवर्नमेंट को पता लग गया असेसमेंट के टाइम पे, तो फिर आपको वो रिवर्स भी करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट और विद पेनल्टी आपके ऊपर देना पड़ेगा। और नॉर्मली वहां पे ना ब्लॉकेज की लिस्ट भी होती है, जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो ना, तो ब्लॉक का वो अलग से हाँ। कॉलम होता है, उसमें आपको ब्लॉक का आईटीसी अच्छा मिलता नहीं है। अच्छा, ओके सर, ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू सो अच्छा, मच सर। ओके री, वेलकम। एक यहाँ पे है, और किसका डाउट है री? गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून मैं जी। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। सर रजिस्ट्रेशन के ही चैप्टर में एक और डाउट है, बस थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। बोलो। सर सेक्शन 23 में जो पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हैं। हाँ हाँ, हेलो। बोलो 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 बोलो। हाँ तो सर उसमें जो सप्लायर्स हु मेक सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज थ्रू ईसीओ वाला पॉइंट है ठीक सर। है। तो सर उसमें जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं वो उन्हीं 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज की बात कर रहा है क्या, वो अकोमोडेशन, कैब और हाउसकीपिंग वाली? यस यस यस, वो तीनों सर्विस की बात कर रहे हैं जो हमने 9(5) के अंदर पढ़ी थी। जी सर। वो ओके सिर्फ सर, उन्हीं तीन थैंक यू। सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। चलो और बताओ जी, सर रिया। सर हाँ रिया बोलो। सर जो जब हम जो स्पेशल केसेस में आईटीसी मिल रहा है उसमें हम्म, जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जाते हैं तो हम 5% का रिडक्शन करते हैं उसमें कैपिटल गुड्स पर, हाँ जी। तो वो रिमेनिंग स्टॉक पे होता है, तो फ्रेश स्टॉक जब आएगा तो उस पे भी वो कुछ रिड्यूस करना होता है? देखो इधर सुना ध्यान से, अब सेक्शन 18 जो आपने क्लास में किया था ना, सेक्शन 18 देखो, एक तो है 18(1) और एक 18(4) है, ठीक है। अब इन दोनों में ना पहले ना फर्क समझ के चलना, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। जब 18(1) आपने पढ़ा था, उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जाते हो, या अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई से आपकी सप्लाई टैक्सेबल बनती है, तो उस केस में इनपुट का जो बचा हुआ स्टॉक होगा उसका तो पूरा आईटीसी मिल जाएगा। बट जो कैपिटल गुड्स का होगा ना, उसका हमें 5% ईच क्वार्टर माइनस करना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या, जो हम 5% ईच क्वार्टर माइनस कर रहे हैं ना, इट मींस जितने भी क्वार्टर आपने कॉम्पोजिट में यूज किए, जितने भी क्वार्टर एग्जम्प्टेड में यूज हुए, उतने का हमें माइनस करके बैलेंस जो निकल के आएगा वो हमें क्लेम कर लेना है। तो गवर्नमेंट 18(1) में क्या मान रही है कि 5% वाला जो तुमने माइनस किया, इट मींस वो तुमने कॉम्पोजिट में यूज किया होगा या एग्जम्प्टेड में यूज किया होगा, उसका तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा, बैलेंस का तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, ये 18(1) में होता है कि 5% माइनस कर दिया और बैलेंस जो आया उसका मुझे आईटीसी मिलेगा और बाकी का नहीं मिलेगा। बट जब मैं 18(4) में आता हूं, तो 18(4) में रिवर्स है। रिवर्स कैसे है, मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, अब मैं कॉम्पोजिट स्कीम में जाना चाह रहा हूं, मेरी सप्लाई टैक्सेबल है, अब वो सप्लाई एग्जम्प्ट हो चुकी है। तो जब मैं ये सिचुएशन पे आऊंगा, तो गवर्नमेंट कहती है भैया कैपिटल गुड्स का ना तुम्हें 5% पर क्वार्टर जो होगा ना, उतना तुम्हें आईटीसी मिलेगा, बाकी तुम्हें हटाना पड़ेगा। मतलब दोनों के अंदर फर्क समझो ना। 18(1) में मैं 5% ईच क्वार्टर क्या कह रहा हूं, उतना तुम हटा दो, बाकी तुम क्लेम कर लो। क्लेम कर लो। और हाँ। 18(4) में गवर्नमेंट कह रही है 5% ईच क्वार्टर जो है उसका तुम्हें आईटीसी मिलेगा और बाकी तुम्हें हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये 18(1) और 18(4) है। हेलो। और सर फिर फ्रेश स्टॉक पर जो होगा, मतलब जब हम 18(1) वाले कंडीशन में है तो फ्रेश स्टॉक पे तो नॉर्मली मिलता है ना हाँ 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 कैपिटल हाँ, गुड्स का? वो तो जो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं नॉर्मल स्कीम के अंदर आ जाऊंगा, अगर मेरा फिर फ्रेश स्टॉक होगा, फिर तो मुझे पूरा आईटीसी मिल ही जाएगा उसका। ठीक है सर। और एक जो शेड्यूल 2 है सप्लाई चैप्टर में, उसमें पैरा 1 की एंट्री बी और पैरा 5 की एंट्री एफ, तो दोनों गुड्स बात कर रहा है, और वो मतलब एक में अनडिवाइडेड वाला है कि वो देगा और दूसरे में भी वही गुड्स का ही है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? देखो दोनों के अंदर ना ये डिफरेंस है,
ये कई बच्चों के अभी भी नालायकों की देख लो ऑडियो बंद है, आप मेरी बात मान नहीं रहे ना, इट मींस माता रानी पाप लगाएगी, ध्यान रखना आपको ना माता रानी पाप लगाएगी जो बच्चे जान के ऑडियो बंद नहीं कर रहे, मजे ले रहे हैं मेरे। इधर देखो ध्यान से, बच्चे का ना डाउट ये आया है, बच्चा डाउट ये पूछ रहा है कि जो सर जो हमने शेड्यूल 2 पढ़ा था, पहले तो ये बताओ शेड्यूल 2 मेरे ख्याल सबको ध्यान होगा, शेड्यूल 2 हमारा क्लासिफिकेशन का था, ठीक है ना, जिसमें गुड्स की सप्लाई और सर्विस की सप्लाई। अब प्लीज ध्यान सुना, बच्चे का डाउट ये है कि सर उसके पैरा 1 का जो बी पॉइंट है ना, उसमें लिखा था कि ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, और 5F में लिखा था ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स को भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। तो बच्चा कह रहा है सर एक तो राइट इन गुड्स है और एक राइट टू यूज एनी गुड्स है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो इन दोनों के अंदर फर्क है, प्लीज अब ध्यान सुना, अगर मैं राइट इन गुड्स की बात करूंगा ना, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको एक सामान को यूज करने का पोजेशन दे दिया, बट कंट्रोल और टाइटल मेरे पास ही है, ठीक है जी। और राइट टू यूज एनी गुड्स का मतलब ये है कि मैंने पोजेशन भी आपको दे दिया, कंट्रोल भी आपको दे दिया, सिर्फ टाइटल मेरे पास है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि भैया 1B राइट इन गुड्स का है तो भी सर्विस मानेंगे, और 5F राइट टू यूज एनी गुड्स का है तो भी हम सर्विस मानेंगे। बस फर्क दोनों में इतना है, एक में मैं कंट्रोल भी दे चुका हूं और दूसरे में कंट्रोल मैंने नहीं दिया, बस। हेलो। हाँ जी विजय। हेलो हेलो। रिया आपके डाउट क्लियर हो गए? ठीक है, हाँ जी विजय। हेलो। हाँ जी विजय। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वैशाली में आपके पास इसके बाद आ जाऊंगा, ठीक है सर? मेरा रजिस्ट्रेशन में क्वेरी। हाँ जी। हेलो, अगर मैं अभी बॉम्बे में हूँ और मैं दिल्ली में सामान बेचने गया, वहाँ पे मैंने टेम्पररी के लिए GST नंबर ले लिया, तो उसकी क्रेडिट मुझे कैसे क्लेम करना है फिर? अगर आपने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सामान बेचने गया, जैसे सपोज मेला लगा है और मैंने माल लेके वहाँ पे मैंने सेल किया। देखो वो तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो उसका सेटअप मुझे कैसा मिलेगा? नहीं, अगर आप कैजुअल, आपने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर 5 डेज प्रायर आपको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है जब भी आप बिजनेस कमेंस करने के लिए वहां जाना चाहते हो। तो जब आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब आप उसकी रिटर्न फाइल करोगे ना, उसकी रिटर्न के टाइम पर आप ITC क्लेम करके अपनी पेमेंट करोगे। ओके, हाँ जी। एंड देन एक इरवे बिल का है, मैंने मशीनरी इंपोर्ट किया है और मेरी ट्रक बीच में रोड पे स्टॉप है और मेरी वैलिडिटी कंप्लीट हो गई, फिर वो अगर मशीन मैंने एक्सेप्ट की है, कैसे कर सकता हूँ मैं? देखो ये अमेंडमेंट भी इस बार आई है, ये अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने बताई थी कि अगर आपकी वैलिडिटी कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद भी आप उस वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। एक टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको रीजन बताना पड़ता है कि हाँ भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा ट्रक खराब हो गया या मेरे ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर विद इन टाइम लिमिट उसको बता दोगे तो एक्सटेंशन पॉसिबल है, अगर उस टाइम के बाद बताओगे तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अमेंडमेंट क्लास देखोगे ना, उसके अंदर मैंने बताया हुआ, जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देखी है मेरे ख्याल से उनको समझ में आ रहा होगा ये बात। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। वैशाली, हाँ जी बोलो। हेलो सर। एक सेकंड पहले। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर मुझे वैल्यू एडेड टैक्स में सर प्रॉब्लम आ रहा है सर, वो गवर्नमेंट से कितने लेने होते हैं, कितने देने होते हैं सर, वो प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब वैल्यू एडिड टैक्स जो GST का हमने एग्जांपल किए थे? हाँ GST, हाँ सर। देखो कितने, चलो एक बार ऑडियो बंद करो फिर मैं समझाता हूँ। हाँ, अब बच्चे का ना डाउट ये आ रहा है कि वैल्यू एडिड टैक्स में कितने लेने होते हैं और कितने देने होते हैं। पहली बात तो ना ये सिंपल सा एक बात समझो, लेने और देने का मतलब ये होता है कि जब भी मैं मार्केट से कोई भी सामान परचेज करके आता हूँ, ठीक है, उस परचेज पर मैं जो भी उस पर्सन को GST देकर आता हूँ ना, तो उसका क्रेडिट मुझे मिलता है। मतलब उसमें गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि जो तुमने GST उसको दिया, तुम अपनी बुक्स में लिख लो कि तुमने इतने रुपए हमसे लेने हैं, ठीक है जी। अब मैंने अपनी बुक्स में लिख लिया, ITC के नाम से मैंने अपनी बुक्स में लिख लिया। उसके बाद फिर मैं आगे सामान बेचूंगा। अब जब मैं सामान बेचूंगा तो उस पर GST चार्ज करूंगा, और जब मैं दूसरे वाले पर्सन से GST चार्ज करके गवर्नमेंट को देने जाऊंगा तो ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब जब ये पैसा मैं गवर्नमेंट को देने जाऊंगा तो मैंने कुछ पैसा गवर्नमेंट से लेना भी तो होगा।
तो इस देने को ना इस लेने में यूज करते हैं। उस लेने को नॉर्मली हम जीएसटी में नाम दे देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और इस देने को हम नाम देते हैं जीएसटी की लाइबिलिटी का। तो जीएसटी लाइबिलिटी में से अगर मैं आईटीसी माइनस कर दूंगा तो हमारा नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकल के आती है। ये बात आपने क्लासेस के अंदर भी पढ़ी होगी। ठीक है, चलो जी। और उसके बाद थैंक यू सर। वेलकम जी। Sir, और बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक बार ये बाकी बच्चे अपना ऑडियो बंद कर ले। आनंद, आपके डाउट है जी? यस सर। हाँ जी, बोलो। सर, शेड्यूल 1 सेक्शन 7 में एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन में एजेंट एंड प्रिंसिपल का समझाना सर। एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब ये है, देखो जो आपने 7(1)(c) पढ़ा उसके अंदर मैंने ये कहा था कि कोई भी एक्टिविटी 7(1)(c) में ना तब फॉल करती है अगर वो विदाउट कंसिडरेशन हो, क्योंकि अगर वो विद में है फिर तो वो 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगी। अगर विदाउट में तो 7(1)(c) बोलता है कि आप मेरे पास आ जाओ। और 7(1)(c) के 4 पैरा है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 जो है ना प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल का है। अब इसको ना नॉर्मली आप ऐसे समझना, जैसे यार मुझे एक बात बताओ, आप जहां पर भी रहते हो वहां पे फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी है। अब आप क्या करना, मारुति कंपनी के ना कई सारे शोरूम हैं। अब सोच के बोला क्या वो सारे शोरूम मारुति कंपनी के खुद के हैं? नहीं, वो उनके खुद के नहीं है, वो उनके एजेंट हैं। इट मींस वो क्या करते हैं, उनके बिहाफ पर ना आगे गाड़ी बेचते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने हूं, मैंने अपना क्या किया, मैंने मारुति कंपनी के डीलर से बात की, मैंने कहा मुझे ना मारुति की गाड़ी बेचनी है। तो उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपना शोरूम खोल के आप गाड़ी बेच सकते हो। अब सोच के बोलना, मैं उसका क्या बन गया, एजेंट बन गया, वो मेरा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। तो मैंने उसको बोला जी मेरी यहाँ दुकान पे ना 20 गाड़ी रखवा दो, 20 गाड़ी रखवा दो, जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे वैसे मैं गाड़ी बेचता रहूंगा। अब सोच के बोला, जब वो मेरा मालिक 20 गाड़ी मेरी दुकान में रखवाएगा तो क्या वो 20 गाड़ी के एकदम मुझसे पैसे चार्ज करेगा? उस टाइम पैसे चार्ज तो नहीं करेगा। इट मींस वो गाड़ियां उसने ट्रांसफर की होंगी विदाउट कंसिडरेशन में। तो गवर्नमेंट अब 7(1)(c) में ये बात कहना चाहती है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स की सप्लाई करेगा विदाउट कंसीडरेशन भी, तो भी हम प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई बना के जीएसटी लगा देंगे। और फिर जब वो एजेंट आगे कस्टमर को बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है विद कंसीडरेशन के अंदर बेचेगा, फिर तो वो 7(1)(a) में नॉर्मल 7(1)(a) में नॉर्मल सप्लाई बन जाएगी। समझ आ रही है? यस सर। हाँ, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल एजेंट वाला काम 7(1)(c) के पैरा 3 में सप्लाई बनेगा, और जब एजेंट आगे बेचेगा तो वो 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगा। ये बात ध्यान देना। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। हाँ जी, हर्षित। हेलो सर। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सर, ये इसी सेक्शन का मेरे को इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला पॉइंट पूछना था। बोलो बोलो। हाँ सर, ये इसमें शेड्यूल 1 का ही जो पैरा 4 है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अच्छा, ये कई बच्चे बीच में देख लो ये अपना मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मतलब 1 घंटा वो डाउट सेशन भी अच्छे से अटेंड नहीं कर सकते। कितनी गलत बात है, देख लो। ये कोई अच्छी बात है? थोड़े ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आप डाउट लेने के लिए तो पढ़ने के लिए आप आए हो। ठीक है, इधर कोई यहाँ पे कोई मैं मुजरा करके थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको। इधर देखो ध्यान से। अब बच्चे का डाउट ये आया है कि सर जो 7(1)(c) में ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट है उसमें डाउट आ रहा है। अब देखो आपको ना मैंने 7(1)(b) भी क्लास के अंदर बताया था और 7(1)(c) का पैरा 4 भी बताया था। इन दोनों के अंदर मेजर फर्क क्या है कि जब भी हम कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं और वो सर्विस विद कंसीडरेशन में होती है ना, तो चाहे वो इन द कोर्स में हो या वो ना हो, वो 7(1)(b) में सप्लाई बन जाती है। 7(1)(c) ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंपोर्ट की है, फ्री ऑफ कॉस्ट में की है, वो सप्लाई सिर्फ तब बनेगी अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अब उसमें कंडीशन क्या थी? वो सर्विस जिससे मैंने ली हो ना, वो मेरा रिलेटेड पार्टी हो या वो मेरी ही कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट हो, और जो मैंने सर्विस ली हो वो मेरे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। इट मींस इसका मतलब यह है कि अगर मैंने रिलेटेड पार्टी से सर्विस ली है बट वो पर्सनल काम के लिए है, तो वो 7(1)(c) में सप्लाई नहीं बनेगी। रिलेटेड पार्टी सर्विस ली है, मेरे इन द कोर्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्यों नहीं है, तो भी वो सप्लाई बन जाएगी। और अगर मैंने सर्विस रिलेटेड पार्टी से नहीं ली, किसी और पर्सन से ली है, चाहे वो बिजनेस के लिए ही क्यों ना हो, तो भी वो 7(1)(c) में सप्लाई नहीं बनेगी। रीजन बिंग 7(1)(c) में सप्लाई बनने के लिए कंडीशन है
रिलेटेड पार्टी से होनी चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। ठीक है हर्षित? हाँ सर, एक और डाउट था। हाँ जी सर, ये कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है इसमें प्रोविजो है, कहाँ गया सिक्योरिटी सर डिपॉजिट वाला? उसमें? हाँ डिपॉजिट वाला। सर ये डिपॉजिट जो वर्ड है ये हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें? मतलब कि ये डिपॉजिट ये अलग से एक्सप्लेनेशन ऐड करी गई है या फिर हम कंपनीज एक्ट में जो डिपॉजिट पढ़ते हैं इसको वो समझें? नहीं 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 नहीं, वो डिपॉजिट नहीं है। ये डिपॉजिट का मतलब नॉर्मली होता है कि अगर हम जो गुड्स के टाइम पे कोई भी हम सामान परचेस करते हैं, सर्विस लेते हैं ना, तो हम नॉर्मली एडवांस जमा करवा देते हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो एडवांस, तो हाँ उस जी। एडवांस की बात करें जो नॉर्मली रिफंडेबल होता है। तो गवर्नमेंट ये अच्छा। बात कह रही है कि अगर वो रिफंड हो चुका है, इट मींस अगर पैसा वापस मिल गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर पैसा वापस नहीं मिला, आपने उसको एडजस्ट करवा लिया, तो अगर आपने वो एडजस्ट करवा लिया ना, फिर वो कंसीडरेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, चलो और बताओ जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। हेलो ये कई बच्चों के हेलो सर। हाँ हाँ, नंदनी, हाँ जी बोलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हेलो 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 हेलो। सर, आई एम योर ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ जी हेलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर, क्या बोलते हैं, मैंने दिसंबर 19 में सर आपकी क्लासेस ली थी ना, तो कस्टम की जो क्लासेस है उसमें मैंने देखी नहीं है। तो अच्छा। जो अभी अमेंडमेंट क्लास आई है ना, हाँ तो जी। वो वाली क्लास देख के फिर अमेंडमेंट क्लास देख के हो जाएगा ना कस्टम का? हाँ हो जाएगा। अच्छा ये डाउट था क्या आपका? सर ये पूछना था आपसे, और भी पूछना है। हाँ बोलो। ये तो सर सीटी तो आगे हो किसी की जाएगा ना फिर? किसी के राजमा चावल बन गए हैं। ये बंद करो जी अपना ऑडियो। राजमा चावल कड़ी चावल में कौन सीटी लगा रहा है? हाँ जी भूख लग गई। बोलो नंदनी बोलो। तो सर वो वाली क्लासेस देख के फिर अमेंडमेंट क्लास देख के हो जाएगा ना? हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। और सर मेरा डाउट ये है ना कि जो रूल 7 है ना कंपोजिशन लेवी वाले चैप्टर में, हाँ जी उसमें जो सर अमेंडमेंट आई है, तो अमेंडमेंट उसमें रेट 6% है ना, हाँ जो जी खाली सर्विस का है। हाँ जी हाँ और जी अगर सर रेस्टोरेंट सर्विस है तो उसमें 5% है। हाँ जी। तो रेस्टोरेंट सर्विस में 5 लेंगे, और अगर रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विस होगी तो उसमें 6% होगा। हाँ जी। सर इसमें डाउट आ रहा है। अच्छा डाउट आ रहा है, इधर सुना ध्यान से। अब कई बच्चे ना इसको ना गलत समझ लेते हैं, प्लीज ध्यान सुनना। देखो अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा हूँ, उसके साथ में कोई दूसरी सर्विस दे रहा हूँ, तो फिर तो दूसरी सर्विस का रेट है 1%। ये बात ध्यान देना। अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा हूँ और साथ में दूसरी सर्विस भी देना चाहता हूँ, तो आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था वो 10% वाली लिमिट लग जाएगी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। आपको मेरी बातें समझ में आती भी है वैसे आके बैठ गए? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, इधर सुना ध्यान से। तो मैंने ये बात बोली है कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो, साथ में कोई दूसरी सर्विस दे रहे हो, तो उस पर रेट लगेगा 1%। अगर मैं सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा हूं तो 5% है। बट अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे रहा, कोई दूसरी सर्विस अलग से दे रहा हूं, तो उस सर्विस पर रेट लगेगा 6%। ठीक है चलो जी। और बताओ। एक और डाउट है। हेलो हेलो अच्छा हाँ हाँ एक सेकंड सोम्या, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ नंदनी बोलो। हेलो सर सेक्शन 12(3) है ना, उस टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। हाँ जी हाँ जी। तो सर उसमें डेट ऑफ रिसिप्ट और डेट ऑफ पेमेंट है, और 31st डे ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो सर इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर होगा, वो वाली डेट को लेंगे उसमें? हाँ जी हाँ उसको उस मतलब जो भी इसमें से अर्लियर आएगा उसको लेंगे। मतलब जो 31st डे ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है। हाँ 31st डे है, पहले और वो 31st डे निकाल लो, पेमेंट निकाल लो, और जब गुड्स आपने हाँ। रिसीव किया वो निकाल लो। इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो आपका पीओटी बन जाएगा। ओके सर।
और सर जो स्कैनर है ना सर, उसमें अपडेटेड आंसर नहीं है। तो जो आप आजकल एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे एमसीक्यूज अपलोड करते हो, तो वो सारे अपडेटेड वाले हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो अपडेटेड वाले हैं, वो आपने वही करने हैं जो मैं अपडेट कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। सर हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है, सौम्या या मुस्कान? हेलो सौम्या? हेलो नो सर। 2-3 बच्चे बोल रहे हैं। दिवांशी? हेलो हेलो सर हेलो हेलो। हाँ जी दिवांशी बोलो। हाँ जी सर। सौम्या मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी दिवांशी बोलो। सर एक क्वेश्चन में डाउट है हाँ जी। सर, which of the following GTA सर्विस आर टैक्सेबल? इसके ऑप्शंस हैं सर, सिंगल कंसाइनी 600, सिंगल कंसाइनी 750, सिंगल कैरेज 1500, सिंगल कैरेज 2500। सर ये मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन। ये आपके एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है? ये एग्जामिशन की लिस्ट है, ये क्वेश्चन उसका है। एग्जामिशन की ना, आपकी ना सर्विस की लिस्ट है, ये क्वेश्चन उसका है। अगर आपका एग्जीक्यूटिव है तो एग्जामिशन लिस्ट आपको नहीं करनी, अगर प्रोफेशनल है तो करनी है आपको। ओके सर। हाँ जी। सर क्वेश्चन। हाँ जी। हेलो। एक एक करके मैं अपने आप नाम ले लूंगा, 1 सेकंड। हाँ जी, हाँ जी दिवांशी, हो गया आपका डाउट? नहीं सर, एक और है। हाँ जी बोलो। सर एक लाइन को एक्सप्लेन कर दो। जीएसटी बिजनेस सर्विस एंड नॉट ऑन पर्सनल एक्टिविटीज। आपकी सर इस आवाज, लाइन को एक्सप्लेन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जीएसटी सर अब आ रही है? हाँ हाँ बोलो। GST is a tax on consumption of products from business sources and आपकी आवाज बीच में चली गई है। मेरे को जो जितना समझ में आया है, जीएसटी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है और वो बिजनेस एक्टिविटी पे लगेगा। पर्सनल एक्टिविटी पे कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि आप सबने पढ़ा कि वो 7(1)(a) में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तभी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो कोई भी अगर पर्सनल काम होगा उस पर जीएसटी की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। थैंक यू सर। ओके जी सौम्या, हाँ जी बोलो। सर जो ब्लॉक क्रेडिट है उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जो आपका 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट है, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना आपकी इमूवेबल सारी प्रॉपर्टी कवर होती है, बट प्लांट एंड मशीनरी कवर नहीं होती। अगर मैंने कोई कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, उस केस में मुझे आईटीसी मिल जाएगा, उस केस में ब्लॉक नहीं है। बट अगर मैंने कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली है इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड, मतलब अदर देन प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो उस केस में 17(5) में ब्लॉक हो जाएगा, फिर मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बट एक बात और ध्यान देना, एक इससे रिलेटेड पॉइंट ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला भी है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम होती है तो उस केस में आईटीसी मिल जाता है, बट ये पॉइंट कंस्ट्रक्शन वाले केस में नहीं है, ये बात ध्यान देना। यस यस सर यस। अगर कंस्ट्रक्शन वाले केस में इनवर्ड आउटवर्ड सेम भी होगी तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। हेलो मुस्कान बोलो। मुस्कान, मुस्कान। यस सर। हेलो। हाँ बोलो। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी गुड आफ्टरनून। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच सर, आप इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं हम सबके लिए सर, सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी। हाँ जी। हाँ जी मुस्कान। सर एक डाउट था सर वो आईटीसी ब्लॉकेज वाले में सर, इसमें अपन ने पढ़ा था सर फूड एंड बेवरेजेस का, तो उसमें सर एक एक्सेप्शन था सर, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई सर इज सेम, देन आईटीसी जो है वो अलाउड हो जाएगा सर। हाँ जी हाँ जी। तो सर ये कंसेप्ट में थोड़ा डाउट था सर। अच्छा, इसका मतलब ये है, देखो अभी मैं इनवर्ड आउटवर्ड सेम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरा काम कैटरिंग का है, ठीक है नी। अब जितने बच्चे यहाँ पे बैठे देखो उनकी कुछ टाइम के बाद शादी भी होने वाली है, क्योंकि सीएस बन जाएंगे, सबकी शादियां होंगी, ठीक है। अब जब उनकी शादियां होंगी तो ऑब्वियस बात है घर वाले कैटरिंग की सर्विस भी लेंगे। और मान लो मेरा काम जो है ना वो कैटरिंग का है, तो आप में से एक बच्चा मेरे पास आया, उन्होंने कहा सर हमें ना शादी बहुत बड़ी करनी है, तो उसके लिए हमें कम से कम इतनी सर्विस चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं सर्विस आपको दे दूंगा, बट इतनी बड़ी सर्विस मैं प्रोवाइड करवाता नहीं हूँ। इस सर्विस को देने के लिए मुझे एक सर्विस और लेनी पड़ेगी। अब सोच के बोलना, मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूँ इस केस में आईटीसी गवर्नमेंट ने ब्लॉक की है, बट जब इस सर्विस को देने के लिए मैंने जो सर्विस ली है ना
वो जो मुझसे बिल चार्ज करेगा उस पर जो वो जीएसटी लगाएगा उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई और मेरी इनवर्ड सप्लाई ये दोनों सेम हो गई, तो उस केस में आईटीसी मिलेगा, ये बात ध्यान देना। यस सर। और सर एक और डाउट था सर। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, ये अब सेशन अब बंद हो जाएगा, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो मैं दोबारा से 5:30 बजे आऊंगा। कई बच्चों के अभी भी डाउट्स बचे हैं, क्योंकि मुझे काफी सारे बच्चों के डाउट दिख रहे हैं। या मैं ना ऐसा करता हूँ बीच में 3:30 बजे आ जाऊं, 3:30 बजे भी एक सेशन ले लूं मैं। ये